सीढ़ियाँ अब भी उसी तरह तारीक थे, मगर इस बार वो जिस ज़हनी हालत में था उसे किसी दीवार, किसी सहारे, किसी रोशनी की ज़रूरत नहीं थी। वो अंधाधुंध तारीक सीढ़ियों से नीचे भागा और बुरी तरह गिरा। अगर सीढ़ियाँ सीधी होते तो वो सीधा नीचे जाकर गिरता, मगर सीढ़ियों की गोलाई ने उसे बचा लिया था। वो अंधेरे में एक बार फिर उठा, घुटनों और टखनों में उठने वाली ठेसों से बेपरवाह उसने दोबारा उसी तरह भागते हुए सीढ़ियाँ उतरने की कोशिश की। चंद सीढ़ियां उतरने के बाद लगाई जाने वाली छलांग ने उसे फिर जमीन बोस किया था। इस बार उसका सर भी दीवार से टकराया। वो खुशकिस्मत था कि उसकी हड्डी नहीं टूटी। शायद सीढ़ियों से गिरने के बाद नीचे वाली सीढ़ियों पर आ गया था। सामने गली की रोशनी नजर आ रही थी। वो सीढ़ियों से निकल आया, मगर आगे नहीं जा सका। चंद कदम आगे चलकर उस घर के बाहर थड़े पर बैठ गया। उसे मतली महसूस हो रही थी। सर को थामते हुए बेख्तियार उसे अबकाई आई। वो थड़े पर बैठे बैठे झुक गया था। वो अबकाइयां करते हुए भी उसी तरह से रो रहा था। गली में से गुजरने वाले लोगों के लिए सीन नया नहीं था। यहाँ बहुत से शराबिया नशे जरूरत से ज्यादा नशा इस्तेमाल करने के बाद यही सब कुछ किया करते थे। सिर्फ सालार का लिबास और हुलिया था जो उसे कुछ मुहज्जब दिखा रहा था। उसके आंसू और वाबेला किसी तवाइफ की बेवफाई का नतीजा था। शायद तवाइफ का कोटहर किसी को रास नहीं आता। गुजरने वाले तंसिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखते हुए गुजर रही थी। कोई उसके पास नहीं आया था। इस बाजार में हाल अहवाल जाने का रिवाज नहीं था। आकिफ नीचे नहीं आया था। आता तो शायद सालार के पास रुक जाता। इमामा हाशिम वहां नहीं थी। सनोबर इमामा हाशिम नहीं थी। कितना बड़ा बोझ उसके कंधों से उठा लिया गया था। कैसी अजियत से उसे बचा लिया गया था। तकलीफ देकर उसे आगाही नहीं दी गई। सिर्फ तकलीफ का एहसास देकर उसे आगाही से शनासा कर दिया गया था। उसे वहां न देखकर वो उस हालत में जा पहुंचा था। वो उसे वहां देख लेता तो उस पर क्या गुजरती। उसे अल्लाह से खौफ आ रहा था, बेपनाह खौफ। वो किस कदर ताकतवर था, क्या नहीं कर सकता था। वो किस कदर मेहरबान था, क्या नहीं करता था। इंसान को इंसान रखना उसे आता था। कभी गजब से, कभी एहसान से वो उसे उसके दायरे में ही रखता था। उसे कभी अपनी जिंदगी के इस सियाह बाप पर इतना पछतावा, इतनी नफरत नहीं हुई जितनी इस वक्त हो रही थी। क्यों क्यों आता था मैं यहाँ पर? क्यों खरीदता था मैं इन औरतों को? क्यों गुनाह का एहसास मेरे अंदर नहीं जागता था? वो चबूतरे पर बैठा दोनों हाथों से सर पकड़े बिलख रहा था। और अब जब मैं ये सब कुछ छोड़ चुका हूँ तो अब क्यों ये तकलीफ, ये चुभन हो रही है मुझे? मैं जानता हूँ मुझे अपने हर अमल के लिए जवाबदार होना है, मगर ये हिसाब यहाँ इस तरह न ले। जिस औरत से मैं मोहब्बत करता हूँ उसे कभी बाजार में न फेंक। रोते हुए रुका। कौन सा इंकशाफ कहाँ हो रहा था? मोहब्बत। वो गली से गुजरते लोगों को देखते हुए यकीनी से बड़बड़ाया। क्या मैं उससे मोहब्बत करता हूँ? कोई लहर उसके सर से पैरों तक गुजरी थी। क्या ये तकलीफ सिर्फ इसलिए हो रही मुझे कि मैं उसके चेहरे पर साए लहराए थे? क्या वो मेरा पछतावा नहीं है, कुछ और है? उसे लगा वो वहां से कभी उठ नहीं पाएगा। तो ये पछतावा नहीं, मोहब्बत है जिसके पीछे मैं भागता फिर रहा हूँ। उसे अपना जिस्म रेत का बना हुआ लगा। इमामा फांस नहीं है, रोग है। आंसू अभी उसके गालों पर बह रहे थे। वो इस बाजार में इस औरत की तलाश में उठते मेरे कदमों में लर्जिश इसलिए थी क्योंकि मैंने उसे अपने दिल के बहुत अंदर कहीं बहुत ऊंची जगह रखा था। वहां जहां खुद भी उसको महसूस नहीं कर पा रहा था। चेकमेट। 150 प्लस आईक्यू लेवल का उम्मर्द मुंह के बल जमीन पर गिराया गया था। वो एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगा। कौन सा जख्म था जो वहां बैठा हरा हो रहा था? कौन सी तकलीफ थी जो सांस लेने नहीं दे रही थी? आईने ने उसे घबराना किया था। उसे क्या याद था, क्या लिया था? वो उठकर वहां से चलने लगा, इसी तरह बिलक बिलक कर रोते हुए। उसे खुद पर काबू नहीं था। उसे पास से गुजरने वालों की नजरों की भी परवाह नहीं थी। उसे अपनी वजह से कभी जिंदगी में इतनी नफरत महसूस नहीं हुई थी जितनी इस वक्त हो रही थी। और रेड लाइट एरिया उसकी जिंदगी का सबसे सियाह बाप था। ऐसा सियाह बाप जिसे वो खर्च कर अपनी जिंदगी से अलहदा नहीं कर पाया था। एक बार फिर उसकी जिंदगी में आ खड़ा हो गया था। कई साल पहले वहां गुजारी गई रातें अब बलाओं की तरह उसे घेरे हुए थी और उनसे फरार हासिल नहीं कर पा रहा था। और अब जिस खौफ ने उसे अपने एहसास में लिया था वो तो, अगर इमामा इस बाजार में आ गई होती तो सनोबर इमामा हाशिम नहीं थी मगर कोई और। उसके सर में दर्द की एक लहर उठी। माइग्रेन अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। उसका जहन बैठ गया था। गाड़ियों के हॉर्न और लाइट्स ने उसके दर्द को और बढ़ा दिया था।
फिर उसका ज़हन किसी तारीकी में उतर गया था। किसी ने हल्का सा कहा लगाया, फिर कुछ कहा, एक दूसरे आवाज से जवाबन कुछ कहा। सालार सिकंदर के हवास आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगे थे। महल थकन सदा मगर आवाज़ों को शनाख्त करता हुआ ज़हन। बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसने आंखें खोली। उसे हैरानी नहीं हुई, उसे यही होना चाहिए था। वो हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक के कमरे में एक बेड पर था, बेहद नरम और आरामदायक बेड। उससे कुछ फासले पर फुरकान किसी दूसरे डॉक्टर के साथ हल्की आवाज में बातें कर रहा था। सालार ने गहरा सांस लिया। फुरकान और दूसरे डॉक्टर ने गर्दन मोड़कर बातें करते उससे देखा, फिर दोनों उसकी तरफ चले आए। सालार ने एक बार फिर आंखें बंद कर ली। आंखें खुला रखना उसे मुश्किल लग रहा था। फुरकान ने पास आकर नरमी से उसके सीने को थपथपाया। कैसी हो अब सालार? सालार ने आंखें खोल दी। उसने मुस्कुराने की कोशिश नहीं की, सिर्फ चंद लम्हे खाली और ज़हनी के आलम में उसे देखता रहा। फाइन, उसने कहा। दूसरा डॉक्टर उसकी नब्ज देखने में मसरूफ था। सालार ने एक बार फिर आंखें बंद कर ली। फुरकान और दूसरा डॉक्टर आपस में एक बार फिर गुफ्तगू में मसरूफ थे। उसे उस गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी। बाकी सब कुछ वैसा ही था। एहसास जुर्म, पछतावा, आखिर सनोबर, इमामा, रेड लाइट एरिया, सब कुछ वैसा ही था। उसका दिल चाहा काश वो बेहोश में न आता। तो सालार साहब, अब कुछ तफसीलन गुफ्तगू हो जाए आपके साथ। उसने फुरकान की आवाज पर आंखें खोल दी। उसके बेड के बिल्कुल करीब एक स्टूल पर बैठा हुआ था। दूसरा डॉक्टर बाहर जा चुका था। सालार ने अपनी टांगों को समेटने की कोशिश की। उसके मुंह से कराह निकली। उसके टखने और घुटनों में शदीद दर्द हो रहा था। उसकी टांगों पर कंबल था, उन्हें नहीं देख सकता था, मगर उसको अंदाजा था कि उसके टखने और घुटने पर कुछ लिपटा हुआ था। वो अपने कपड़ों में भी नहीं था, मगर बल्कि मरीजों के लिए मखसूस लिबास में था। क्या हुआ है? सालार ने बेख्तियार कर टांग सीधी करते हुए कहा। स्प्रेड एंकल, दोनों घुटने और काफ पर कुछ खराशे और सूजन, मगर खुशकिस्मती से कोई फ्रैक्चर नहीं। बाजों और कहनियों पर भी कुछ ब्रूइसेस, खुशकिस्मती से फिर कोई फ्रैक्चर नहीं। सर के बाएं पिछले हिस्से में छोटा सा कट, थोड़ी सी प्लेटिंग, मगर सीटी स्कैन के मुताबिक कोई सीरियस इंजरी नहीं है। सीने पर भी रगड़ की वजह से मामूली खराशे। मगर जहाँ तक तुम्हारे सवाल का ताल्लुक है कि क्या हुआ है, तो ये तुम बताओ कि क्या हुआ है। फुरकान किसी माहिर डॉक्टर की तरह बात करते करते बोला। सालार चुपचाप उसे देखता रहा। मैं पहले समझता रहा कि माइग्रेन का अटैक इतना शदीद था कि तुम बेहोश हो गई, मगर बाद में तुम्हारा चेकअप करने पर मुझे अंदाजा हुआ कि ऐसा नहीं था। क्या किसी ने हमला किया था तुम पर? वो अब संजीदा था। सालार ने गहरा सांस लेते हुए सर को झटका। तुम मुझ तक कैसे पहुंचे, बल्कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मैं तुम्हारे मोबाइल पर तुम्हें कॉल कर रहा था और तुम्हारे बजाय किसी आदमी ने वो कॉल रिसीव की। उस वक्त फुटपाथ पर तुम्हारे करीब था, तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे तुम्हारी हालत के बारे में बताया। अच्छा आदमी था। मैंने उसे कहा कि वो तुम्हें किसी टैक्सी में करीबी हॉस्पिटल ले जाए। वो ले गया, फिर मैं वहाँ पहुँच गया और तुम्हें यहाँ ले आया। अभी क्या वक्त है? सुबह के 6 बज रहे। समीर ने तुम्हें रात को पेन किलर्स दिए, इसीलिए तुम अभी तक सो रहे थे। फुरकान को बात करते करते वो एहसास हुआ कि वो दिलचस्पी नहीं ले रहा। उसकी नजरों में एक अजीब सी सर्द मेरी महसूस हुई थी। यूं जैसे फुरकान से किसी तीसरे शख्स की हालत के बारे में बता रहा था। तुम मुझे दोबारा? सालार ने उसे खामोश होते हुए देखकर कहना शुरू किया, फिर कदरे उलझन आमीज अंदाज में रुका, आंखें बंद के जैसे जहन पर जोर दे रहा हो। हाँ, कोई ट्रंकुलाइज दे दो, मैं बहुत लंबी नींद सोना चाहता हूँ। सो जाना, मगर ये बताओ हुआ क्या था? कुछ नहीं, सालार ने बेजारी से कहा। माइग्रेन और मैं फुटपाथ पर गिर पड़ा। गिरने से चोटें लग गई। फुरकान ने इसे गौर से देखा। कुछ खा लो। सालार ने इसकी बात काटी। नहीं, भूख नहीं है, तुम बस मुझे कुछ दो, टैबलेट, इंजेक्शन, कुछ भी, मैं बहुत थका हुआ हूँ। इस्लामाबाद तुम्हारे घर वाला हूँ। सालार ने इसे बात मुकम्मल करने नहीं दी। नहीं, इतला मत करना, मैं जब सोकर उठूंगा तो इस्लामाबाद चला जाऊंगा। इस हालत में? तुमने कहा मैं ठीक हूँ। ठीक हो, मगर इतने भी ठीक नहीं हो। 2-4 दिन आराम करो, यहीं रहो लाहौर में, फिर चले जाना। अच्छा, फिर तुम पापा को या मम्मी को इतला मत देना। फुरकान ने कुछ उलझे हुए अंदाज में उसे देखा। उसके माथे पर चंद बल आ गए। अच्छा, और कुछ? ट्रिंकुलाइज। फुरकान से सोचते हुए देखने लगा। मैं रहूं तुम्हारे पास? फायदा? मैं तो अभी सो जाऊंगा, तुम जाओ। जब मैं उठूंगा तो तुम्हें कॉल करूंगा। उसने बाजुओं के साथ अपनी आंखें ढांप ली। उसके अंदाज में मौजूद रूखेपन और सर्द मेरी ने फुरकान कुछ और परेशान किया। उसका रवैया बहुत अबनॉर्मल था।
मैं समीर से बात करता हूँ, मगर ट्रैंकुलाइज चाहिए तो पहले तो तुम्हें कुछ खाना होगा। फुरकान ने उठते हुए दो टोक अंदाज में कहा। सालार ने आंखों से बाजू नहीं हटाया। दोबारा उसकी आंख जिस वक्त खुली उस वक्त शाम हो रही थी। कमरा खाली था, उसके पास कोई भी नहीं था। जिस्मानी तौर पर सुबह से ज्यादा थकावट महसूस कर रहा था। अपनी टांगों से कंबल परे हटाकर उसने लेटे लेटे बाएं टखने और घुटनों पर उठती हुई टेसों को नजरअंदाज करते हुए टांगों को सुकेल लिया। उसे अपने अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, इतनी घुटन जैसे किसी ने उसके सीने को जकड़ लिया हो। वो उसी तरह लेटे लेटे छत को घूरता रहा, फिर जैसे उसे कोई ख्याल आया। वो होटल आकर अपना सामान पैक कर रहा था जब फुरकान ने दरवाजे पर दस्तक दी। सालार ने दरवाजा खोल दिया। फुरकान को देखकर वो हैरान हुआ। उसे अंदाजा नहीं था कि उतनी जल्दी उसके पीछे आ जाएगा। अजीब इंसान हो तुम सालार, फुरकान उसे देखती नाराजगी से बोलने लगा। यूं किसी को बताए बगैर समीर के क्लिनिक से चले आए, मुझे परेशान कर दिया, ऊपर से मोबाइल को भी ऑफ कर रखा है। सालार ने कुछ नहीं कहा। लंगड़ाता हुआ एक बार फिर अपने बैग के पास आ गया जिसमें अपनी चीजें पैक कर रहा था। तुम जा रहे हो? फुरकान बैग देखकर चौंका। हाँ, सालार ने एक लफ्जी जवाब दिया। कहाँ? सालार ने बैग की जिप बंद कर बेड पर बैठ गया। इस्लामाबाद? फुरकान उसके सामने सोफे पर आकर बैठ गया। नहीं, सालार ने उसे देखते हुए कहा। फिर? कराची जा रहा हूँ। किस लिए? फुरकान ने हैरानी से पूछा। फ्लाइट है मेरी पेरिस की। हाँ, 4 दिन बाद है तुम्हारी फ्लाइट। अभी जाकर क्या करोगे? फुरकान उसे देखने लगा। समीर का अंदाजा ठीक था, उसके चेहरे के तासुरात बेहद अजीब थे। काम है मुझे वहाँ। क्या काम है? वो जवाब देने के बजाय बेड पर बैठा पलके झपकाए बगैर चुपचाप उसे देखता रहा। फुरकान साइकोलॉजिस्ट नहीं था, फिर भी सामने बैठे हुए शख्स की आंखों को पढ़ने में उसे कोई मुश्किल नहीं हुई। सालार की आंखों में कुछ भी नहीं था, सिर्फ सर्द महरी थी, यूं जैसे वो किसी को जानता ही न हो, उसे और अपने आप को भी। वो डिप्रेस था। फुरकान को कोई शबा नहीं था, मगर उसका डिप्रेशन उसे कहाँ ले जा रहा था फुरकान जानने से कासिर था। तुम्हें आखिर क्या परेशानी है सालार? वो पूछे बगैर नहीं रह सका। सालार ने तौक़ुफ़ किया, फिर कंधे झटके। कोई परेशानी नहीं है। तो फिर? सालार ने फुरकान की बात काट दी। तुम जानते हो मुझे माइग्रेन है, कभी कभार वो इस तरह हो जाता है मुझे। मैं डॉक्टर हूँ सालार, फुरकान ने संजीदगी से कहा। माइग्रेन को कोई मुझसे ज्यादा बेहतर नहीं जानता। ये सब कुछ माइग्रेन की वजह से नहीं था। तो तुम बताओ और क्या वजह हो सकती है? सालार ने उल्टा उससे सवाल किया। किसी लड़की का प्रॉब्लम है? सालार पलके चपक नहीं सका। फुरकान कहाँ जा पहुंचा था? हाँ, वो नहीं जानता उसने नहीं क्यों नहीं कहा था। किसी में इन्वॉल्व हो तुम? फुरकान को अपने अंदाजे के सही होने पर जैसे यकीन नहीं आया। हाँ, फुरकान बहुत देर चुप बैठा उसे देखता रही, जैसे अपनी बेयकीनी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। किसके साथ इन्वॉल्व हो? तुम उसे नहीं जानते, शादी नहीं हो सकी तुम्हारी उसके साथ? सालार से देखता रहा, फिर उसने कहा। हो गई थी, उसके लहजे में आँच थी। शादी हो गई थी? फुरकान को फिर यकीन नहीं आया। हाँ, फिर तलाक हो गई? उसने पूछा। नहीं। तो? सालार के पास आगे बताने के लिए कुछ भी नहीं था। तो बस क्या? सालार उसके चेहरे से नजरें हटाकर अपने बाएं हाथ की उंगली दाएं हाथ में मौजूद दिल की लकीर पर फेरता रहा। क्या नाम है उसका? फुरकान ने मध्यम आवाज में उससे पूछा। वो एक बार फिर इस तरह लकीर को छूते बहुत देर तक खामोश रहा। बहुत देर फिर उसने कहा, इमामा हाशिम। फुरकान ने बेख्तियार सांस लिया। उसे अब समझ में आया कि वो उसकी छोटी बेटी को ढेरों के हिसाब से तोहफे क्यों दिया करता था। पिछले कुछ अरसे में जब से सालार से उसकी शनासाई हुई थी और सालार का उसके घर आना जाना शुरू हुआ था, सालार और इमामा की बहुत दोस्ती हो गई थी। वो पाकिस्तान से जाने के बाद भी उसे वहाँ से कुछ न कुछ भिजवाता रहता था। मगर फुरकान को अक्सर सिर्फ एक बात पर हैरानी हुई थी, वो कभी इमामा का नाम नहीं लेता था और वो खुद उससे बात करता तो उसे नाम के बगैर मुखातिब करता था। फुरकान को चंद एक बार ये बात महसूस हुई थी कि मगर उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन अब इमामा हाशिम का नाम सुनकर वो जान गया था कि वो क्यों उसका नाम नहीं लेता था। वह रुक रुक कर बेरब्त जुमलों में मध्यम आवाज में उसे अपने और इमामा के बारे में बता रहा था। फुरकान दम साधे सुन रहा था। जब वो सब कुछ बताने के बाद खामोश हुआ तो देर तक फुरकान भी कुछ बोल नहीं सका। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, तसल्ली दे या फिर कुछ और कहे, कोई नसीहत। तुम उसे भूल जाओ, उसने बिलाखिर कहा। सोच लो कि वो जहाँ भी है खुश और महफूज है। जरूरी नहीं कि उसके साथ कोई सानिया ही हुआ हो सकता है बिल्कुल महफूज हो। फुरकान कह रहा था, तुमने उसकी मदद की जिस हद तक तुम कर सकते थे। पछताओं से अपने आप को निकालो, अल्लाह मदद करता। तुम्हारे बाद हो सकता है उसे तुमसे बेहतर कोई और मिल गया हो। तुम क्यों उस तरह के वहम लिए बैठे हो?
मैं नहीं समझता कि जलाल सच की शादी न होने की वजह तुम थी। जो कुछ तुमने मुझे जलाल के बारे में बताया, मेरा अंदाजा ये है कि वो किसी सूरत में इमामा से शादी न करता, चाहे तुम बीच में आते न आती, कोशिश करते न करती। जहाँ तक इमामा को तलाक न देने का सवाल, उसे चाहिए तो तुमसे दोबारा राब्ता करती। वो ऐसा करती तो यकीनन तुम उसे तलाक दे देते। अगर इस मामले में तुमसे कोई गलती हुई भी है तो अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा, क्योंकि तुम पछता रहे हो। तुम अल्लाह से माफ़ी भी मांगते आ रहे हो, ये काफ़ी है। मगर इस तरह डिप्रेशन का शिकार होने से क्या होगा? सालार की खामोशी से उसे उम्मीद बंधी कि शायद उसकी कोशिश रंग ला रही थी। मगर एक लंबी तकरीर के बाद जब वो खामोश हुआ तो सालार उठकर अपना ब्रीफ केस खोलने लगा। क्या कर रहे हो? फुरकान ने पूछा। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अब अपने ब्रीफ केस में से कुछ पेपर निकाल रहा था। फुरकान की समझ में नहीं आया इससे क्या कहे। वो पिछले कई सालों में कई बार पाकिस्तान आता जाता रहा था। उसे कभी वापस जाते हुए इस किस्म की कैफियत का शिकार नहीं होना पड़ा था जिस किस्म की कैफियत का शिकार वो इस बार हुआ था। जहाज के टेक ऑफ के वक्त एक अजीब सा खालीपन था जो उसने अपने अंदर उतरते हुए महसूस किया था। उसने जहाज की खिड़की से बाहर जाकर बहुत दूर तक फैले इस खित्ते में कहीं इमामा हाशिम नाम की एक लड़की भी थी। वो वहाँ रहता तो कभी कहीं किसी वक्त किसी रूप में उसे नजर आ जाती, उससे मिल जाती, या कोई ऐसा शख्स उससे मिल जाता जो उससे वाकिफ होता। लेकिन वो अब जहाँ जा रहा था उस जमीन पर इमामा हाशिम कहीं नहीं थी। कोई इत्तिफाक भी उन दोनों को आमने सामने नहीं ला सकता था। वो एक बार फिर एक लंबे अरसे के लिए इम्कान को छोड़कर जा रहा था। जिंदगी में कितनी बार इम्कान को छोड़कर जाता रहेगा। 10 मिनट के बाद पानी से ड्रंकोलाइज को निकलते हुए उसे एहसास हो रहा था कि वो जिंदगी में कहीं भी नहीं खड़ा था। वो जिंदगी में कभी भी नहीं खड़ा हो पाएगा। उसके पैरों के नीचे जमीन कभी नहीं आ सकेगी। 7वीं मंजिल पर अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलते हुए भी उसे एहसास हो रहा था कि वहां जाना नहीं चाहता था, वो कहीं और जाना चाहता था। कहाँ? उसने अपार्टमेंट के दरवाजे को लॉक किया, लाउंज में पड़े टीवी को ऑन किया। CNN पर न्यूज़ बुलेटिन आ रहा था। उसने अपने जूते और जैकेट उतार कर दूर फेंक दी। फिर रिमोट लेकर सोफे पर लेट गया। खाली और जहनी के आलम में वो चैनल बदलता रहा। एक चैनल से गूंजती आवाज उसे रोक लिया। एक गैर मारूफ सा गुलकार कोई गजल गा रहा था। मेरी जिंदगी तो फराक है, वो अजल से दिल में मकी सही, वो निगाह शौक से दूर है, रगे जहाँ से लाभ करें सही। उसने रिमोट अपने सीने पर रख दिया। गुलकार की आवाज बहुत खूबसूरत थी, या फिर शायद उसके जज्बात को अल्फाज दे रहा था। हमें जान देने एक दिन वो किसी तरह हो कहीं सही, हमें आप खींचे दार पर जो नहीं कोई तो हमें सही। शायरी, क्लासिकल म्यूजिक, पुरानी फिल्में, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, उसे उन तमाम चीज़ों की बहुत का अंदाज़ा पिछले कुछ सालों में ही होना शुरू हुआ था। पिछले कुछ सालों ने उसकी मौसीकी के इंतखाब को बहुत आला कर दिया था। उर्दू गज़लें सुनने का तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। सरे तोर और सरे हश्र हमें इंतज़ार कबूल है, वो कभी मिले हो कहीं मिले हो, कभी सही हो कहीं सही। उसे एक बार फिर इमामा याद आई। उसे हमेशा वही याद आती थी। पहले वो सिर्फ तन्हाई में याद आती थी, फिर वो हुजूम में भी नजर आने लगी, और वो मोहब्बत को पछतावा समझता रहा। न हो उन पे जो मेरा बस नहीं, कि आशिकी है हवस नहीं, मैं उन्हीं का था, मैं उन्हीं का हूँ, वो मेरे नहीं तो नहीं सही। सालार एकदम सोफे से उठकर खिड़कियों की तरफ चला गया। 7वीं मंजिल पर खड़े वो रात को रोशनियों की ओट में देख सकता था। अजीब वहशत थी जो बाहर थी, अजीब आलम था जो अंदर था। हो जो फैसला वो सुनाए, उसे हश्र पर न उठाए, जो करेंगे आप सितम हो और भी सही वो यही सही। वहाँ खड़े खिड़कियों के शीशों के पार अंधेरे में टिमटिमाती रोशनियों को देखते उसने अपने अंदर उतरने की कोशिश की। मैं और कभी किसी लड़की से मोहब्बत करूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत साल पहले अक्सर कहा जाने वाला जुमला उसे याद आया। बाहर तारीकी कुछ और बड़ी, अंदर आवाज़ों की बाज़गश्त। उसने शिकस्त खुर्दा अंदाज में सर झुकाया, फिर चंद लम्हों के बाद दोबारा सर उठाकर खिड़की से बाहर देखा। इंसान का इख्तियार कहाँ से शुरू कहाँ पर ख़त्म होता है। डिप्रेशन का एक और दौरा। वो बाहर नजर आने वाली टिमटिमाती रोशनियां भी बुझने लगी थी। उसे देखने की जो लौ लगी तो नसीर देख ही लेंगे हम, वो हजार आंख से दूर हो हजार पर्दा नशी सही। सालार सिकंदर ने मुड़कर उसकी स्क्रीन को देखा। गुलकार लहक लहक कर बार बार आखिरी शेर दोहरा रहा था। किसी मामूल की तरह चलता हुआ सोफे पर आकर बैठ गया। सेंट्रल टेबल पर रखे हुए ब्रीफ केस को खोलकर उसने अंदर से लैपटॉप निकाल लिया।
اسے دیکھنے کی چلو لگی تو نصیب دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور و ہزار پردہ نشی سہی۔ گلوکار مقطع دہرا رہا تھا۔ سالار کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر برق رفتاری سے حرکت کرتے ہوئے استعفیٰ لکھنے میں مصروف تھی۔ کمرے میں موسیقی کی آواز اب ڈوبتی جا رہی تھی۔ استعفیٰ کی ہر لائن اس کے وجود پر چھائے جمود کو ختم کر رہی تھی۔ وہ جیسے کسی جادو کے حصار سے باہر آ رہا تھا، کوئی توڑ ہو رہا تھا۔ اپنے کریئر کے سٹیج پر اس طرح کا احمقانہ فیصلہ صرف تم ہی کر سکتے تھی۔ وہ فون پر سکندر عثمان کو خاموشی سے سن رہا تھا۔ آخر اتنی اچھی پوسٹ پر کیوں چھوڑ رہے ہو، اور وہ بھی اس طرح اچانک؟ اور چلو اگر چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر آ کر اپنا بزنس کرو۔ بینک میں جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ اس کے فیصلے پر بری طرح تنقید کر رہے تھے۔ میں پاکستان میں کام کرنا چاہتا ہوں، بس اسی لیے جاب چھوڑ دی۔ بزنس نہیں کر سکتا۔ بینک کی آفر میرے پاس بہت عرصے سے تھی۔ وہ مجھے پاکستان پوسٹ کرنے پر تیار ہے، اسی لیے میں اسے قبول کر رہا ہوں۔ اس نے تمام سوالوں کا اکٹھا جواب دیا۔ پھر بینک کو بھی جوائن مت کرو، میرے ساتھ آ کر کام کرو۔ میں نہیں کر سکتا پاپا، مجھے مجبور نہ کریں۔ تو پھر وہیں پر رہو۔ پاکستان آنے کی کیا تک بنتی ہے؟ میں یہاں پر نہیں رہ پا رہا۔ حب الوطنی کا کوئی دورہ پڑا ہے تمہیں؟ نہیں۔ تو پھر میں آپ لوگوں کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے بات بدلی۔ خیر فیصلہ کم از کم ہماری وجہ سے تو نہیں کیا گیا۔ سکندر عثمان کا لہجہ نرم ہوا۔ سالار خاموش رہا۔ سکندر عثمان بھی کچھ دیر خاموش رہے۔ فیصلہ تو تم کر ہی چکے ہو، میں اب اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ٹھیک ہے، آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، کچھ ایسا بینک میں کام کر کے بھی دیکھ لو، لیکن میری خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ میرے بزنس کو دیکھو۔ سکندر عثمان نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ تمہارا تو پی ایچ ڈی کا بھی ارادہ تھا، اس کا کیا ہوا؟ سکندر عثمان کو بات ختم کرتے کرتے پھر یاد آیا۔ فی الحال میں مزید اسٹڈیز نہیں کرنا چاہ رہا، ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد پی ایچ ڈی کے لیے دوبارہ باہر چلا جاؤں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پی ایچ ڈی کرو ہی نہ، سالار نے مدھم آواز میں کہا۔ تم اس اسکول کی وجہ سے آ رہے ہو؟ سکندر عثمان نے اچانک کہا۔ شاید، سالار نے تردید کی۔ وہ اگر اسکول کو اس کی واپسی کی وجہ سمجھ رہے تو بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ ایک بار پھر سوچ لو سالار، سکندر کہے بغیر نہیں رہ سکے۔ بہت کم لوگوں کو کریئر میں اس طرح کا سٹارٹ ملتا ہے جس طرح کا تمہیں ملا ہے۔ تم سن رہے ہو؟ جی، اس نے صرف ایک لفظ کہا۔ باقی تم میچور ہو، اپنے فیصلے خود کر سکتے ہو، انہوں نے ایک طویل کال کے اختتام پر فون بند کرنے سے پہلے کہا۔ سالار نے فون رکھنے کے بعد اپارٹمنٹ کی دیواروں پر ایک نظر دوڑائی۔ 18 دن کے بعد اسے اپارٹمنٹ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا تھا۔ پیرس سے واپسی پر اس کی زندگی کے ایک نئے فیز کا آغاز ہوا تھا۔ ابتدائی طور پر اسلام آباد میں اس غیر ملکی بینک میں کام کرتا رہا، پھر کچھ عرصے بعد وہ اسی بینک ایک نئی برانچ کے ساتھ لاہور چلا آیا۔ اسے کراچی جانے کا موقع مل رہا تھا، مگر اس نے لاہور کا انتخاب کیا۔ اسے یہاں ڈاکٹر سبت علی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ پاکستان میں اس کی مصروفیات کی نوعیت تبدیل ہو گئی تھی، مگر ان میں کمی نہیں آئی تھی۔ وہ یہاں بھی دن رات مصروف رہتا تھا۔ ایک ایکسیپشنل ماہر معاشیات کے طور پر اس کی شہرت اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی۔ حکومتی حلقوں کے لیے اس کا نام نیا نہیں تھا، مگر پاکستان آ جانے کے بعد فنانس منسٹری مختلف موقع پر اپنے زیر تربیت آفیسر کو دیے جانے والے لیکچررز کے لیے اسے بلواتی رہی تھی۔ لیکچررز کا سلسلہ بھی اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ ایل میں زیر تعلیم رہنے کے بعد وہ وہاں مختلف کلاسز کو لیکچرر دیتا رہا تھا۔ یہ سلسلہ نیو یارک منتقل ہو جانے کے بعد بھی جاری رہا، جہاں وہ کولمبیا یونیورسٹی میں ہیومن ڈیولپمنٹ پر ہونے والے سیمینارز میں حصہ لیتا رہا۔ بعد میں اس کی توجہ ایک بار پھر اکنامکس کی طرف مبذول ہو گئی۔ پاکستان میں بہت جلد ان سیمینارز کے ساتھ انرول ہو گیا تھا جو IBA اور LUMS FAST اور جیسے ادارے کروا رہے تھے۔ اکنامکس اور ہیومن ڈیولپمنٹ واحد موضوعات تھے جن پر وہ خاموش اختیار نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کی پسندیدہ موضوع گفتگو تھی، اور سیمینارز میں اس کے لیکچررز کا فیڈ بیک ہمیشہ بہت زبردست رہا تھا۔ وہ مہینے کا ایک ویکینڈ گاؤں میں اپنے اسکول میں گزارا کرتا تھا۔ وہاں رہنے کے دوران وہ زندگی کے ایک نئے رخ سے آشنائی حاصل کر رہا تھا۔ ہم نے اپنی غربت اپنے دیہات میں چھپا دی، بالکل اسی طرح جیسے لوگ مٹی کو کارپیٹ کے نیچے چھپا دیتے ہیں۔ اس اسکول کی تعمیر کا آغاز کرتے فرقان نے ایک بار اس سے کہا تھا۔ وہاں گزارے جانے والے دن اسے اس جملے کی ہولناکی کا احساس دلاتے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں غربت کی موجودگی سے ناآشنا تھا۔ وہ یونیسکو اور یونیسیف میں کام کے دوران دوسرے ایشیائی ممالک کے ساتھ پاکستان کے بارے میں بھی بہت ساری رپورٹس دیکھتا رہا، مگر پاکستان میں غربت کی آخری حدوں کو بھی پار کر جانے والے لوگوں کو پہلی بار ذاتی طور پر دیکھ رہا تھا۔
पाकिस्तान के 10-15 बड़े शहरों से निकल जाएं तो एहसास होता है कि छोटे शहरों में रहने वाले लोग तीसरी दुनिया में नहीं 10वीं-12वीं दुनिया में रहते हैं। वहाँ तो लोगों के पास न रोजगार है न सहूलतें। वो अपनी आधी जिंदगी ख्वाहिश में गुजारते हैं और आधी हसरत में मुब्तला होकर। कौन सी अखलाकियात सिखा सकते हैं आप उस शख्स को जिसका दिन सूखी रोटी से शुरू होता है, फाके पर खत्म हो जाता है, और हम लोगों की भूख मिटाने की बजाय मस्जिदों पर मस्जिदें तामीर करती हैं, आलीशान मस्जिदें, पर शिकवा मस्जिदें, मार्बल से आरास्ता मस्जिदें। बाज़ औक़ात तो एक ही सड़क पर 10-10 मस्जिदें खड़ी हो जाती हैं, नमाजियों से खाली मस्जिदें। फुरकान तलकी से कहता था, इस मुल्क में इतनी मस्जिदें बन चुकी हैं कि अगर पूरा पाकिस्तान एक वक्त की नमाज के लिए मस्जिदों में इकट्ठा हो जाए तो बहुत सी मस्जिदें खाली रह जाएंगी। मैं मस्जिदें बनाने पर यकीन नहीं रखता जहाँ लोग भूख से खुदकशियाँ करते फिर रहे हों, जहाँ कुछ खास तबकों की पूरी नस्ल जहालत के अंधेरों में भटकती फिर रही हो, वहाँ मस्जिद के बजाय मदरसे की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है। तालीम और शऊर होगा और रिस्क कमाने के मौका तो अल्लाह से मोहब्बत होगी, वरना सिर्फ शिकवा ही होगा। फुरकान की बातें खामोशी से सुनता रहा था। उसने मुस्तकिल तौर पर गांव जाना शुरू किया तो उसे अंदाजा हुआ था फुरकान ठीक कहता था। गुर्बत लोगों को कुफ्र तक ले गई थी। छोटी छोटी ज़रूरतें उनके आसाब पर सवार थी और जो उन मामूली ज़रूरतों को पूरा कर देता वो जैसे उसकी गुलामी करने पर तैयार हो जाते। उसने जिस वीकेंड पर गांव जाना होता, स्कूल में लोग अपने छोटे मोटे कामों के लिए जमा होते, बाज़ दफ़ा लोगों की कतारें होती। बेटे को कि शहर की किसी फैक्ट्री में काम पर रखवा दे, चाहे 1000 रुपये मिल जाए मगर कुछ पैसा तो आए। 2000 रुपये मिल जाते तो मैं अपनी बेटी की शादी कर देता। बारिश ने सारी फसल खराब कर दी। अगली फसल लगाने के लिए बीज खरीदने तक के लिए पैसे नहीं, अब थोड़े पैसे कर्ज के तौर पर दे दे, मैं फसल काटने के बाद दे दूंगा। बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया, कसूर भी नहीं बताते, बस कहते हैं हमारी मर्जी, जब तक चाहे अंदर रखे, तुम आईजी के पास जाओ। पटवारी मेरी जमीन पर झगड़ रहा है, किसी और को अलर्ट कर रहा है, कहता है मेरी कागज जाली है। बेटा काम के लिए पास के गांव जाना है, रोज 8 मील चलकर आना पड़ता है, आप एक साइकिल ले दे, मेहरबानी होगी। घर में पानी का हैंडपंप लगवाना आप मदद करते। वो ताज्जुब से उन दरख्वास्तों को सुनता था। क्या लोगों के मामूली काम भी उनके लिए पहाड़ बन चुके हैं? ऐसा पहाड़ जिसे अबूर करने के लिए वो जिंदगी के कई साल जाया कर देती, वो सोचता। महीने के एक वीकेंड पर जब वहाँ आता तो अपने साथ 10-15 हज़ार रुपये ज्यादा लेकर आता और रुपये छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत से लोगों को बज़ाहिर बड़ी लेकिन हकीकतन बहुत छोटी ज़रूरतें पूरी कर देते थे। उनकी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ ले आते। उसके लिखे हुए चंद सिफारिशी रक़े और फ़ोन कॉल्स उन लोगों के कंधों के बोझ और पैरों में न नज़र पड़ने वाली बेड़ियों को कैसे उतार देते। उसका ऐसा शायद सालार को खुद भी नहीं था। लाहौर में अपने कयाम के दौरान वो बाकायदगी से डॉक्टर सब्ज़ अली साहब के पास जाता था। उनके हर रात इशा की नमाज के बाद कुछ लोग जमा होते थे। डॉक्टर साहब किसी न किसी मौजू पर बात किया करते थे। बाज़ दफ़ा उस मौजू का इंतखाब वो खुद करते, बाज़ दफ़ा उनके पास आने वाले लोगों में से कोई उनसे सवाल करता, फिर यह सवाल उस रात का मौजू बन जाता। आम स्कॉलर्स के बरअक्स डॉक्टर सब्ज़ सिर्फ खुद नहीं बोलते थे, नहीं उन्होंने अपने पास आने वाले लोगों को सिर्फ सामने बना दिया था, बल्कि वो अक्सर अपनी बात के दौरान ही छोटे मोटे सवालात भी करते रहते और फिर उन सवालात का जवाब देने के लिए न सिर्फ लोगों की हौसला अफजाई करते बल्कि उनकी राय को बहुत ज़्यादा अहमियत देते। उनके एतराज़ात को बड़े तहम्मुल और बर्दबारी से सुनते। उनके पास आने वालों में सिर्फ सालार सिकंदर था जिसने कभी सवाल किया था, न कभी उनके सवाल का जवाब देने की कोशिश की थी। वो कभी किसी बात पर एतराज़ करने वालों में शामिल न हुआ, न किसी बात पर राय देने वालों में। वो फुरकान के साथ आता, फुरकान आता तो अकेला चला आता, कमरे के आखिरी हिस्से में अपनी मखसूस जगह पर बैठ जाता, खामोशी से डॉक्टर साहब और वहाँ मौजूद लोगों को सुनता। बाज़ दफ़ा अपने दाएं बाएं आप बैठने वाले लोगों के इस्तफसार पर अपना एक जुमला पेश करता। मैं सालार सिकंदर हूँ, एक बैंक में काम करता हूँ। वो जब तक अमेरिका में रहा तब हर हफ्ते एक बार वहाँ से डॉक्टर सब्ज़ को फ़ोन करता रहा, मगर फ़ोन पर डॉक्टर साहब के साथ होने वाली गुफ्तगू बहुत मुख्तसर और एक ही नोयत की होती थी। वो कॉल करता, डॉक्टर साहब रिसीव करते और एक ही सवाल करते। वो पहली बार उस सवाल पर तब चौंका था जब वो पाकिस्तान से चंद दिन पहले अमेरिका आया था और डॉक्टर साहब उसकी वापसी का पूछ रहे थे। उसे ताज्जुब हुआ था। अभी तो नहीं, उसने कुछ न समझते हुए कहा था। बाद में सवाल उसे कभी अजीब नहीं लगा क्योंकि वो लाशऊरी तौर पर जान गया था कि वो क्या पूछ रहे थे। आखिरी बार उन्होंने यह सवाल उससे तब किया था जब वो इमामा की तलाश में रेड लाइट एरिया में पहुंचा था। पेरिस वापस पहुंचने के एक हफ्ते के बाद उसने हमेशा की तरह उन्हें कॉल किया था।
हमेशा जैसी गुफ्तगू के बाद गुफ्तगू उसी सवाल पर आ पहुंची थी, वापस पाकिस्तान कब आ रहे हैं? बेख्तियार सालार का दिल भर आया। उसे खुद को कंपोज करने में कुछ देर लगी। अगली माह आ जाऊंगा, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, वापस आकर पाकिस्तान में ही काम करूंगा। फिर ठीक है, आपसे अगले माह मुलाकात होगी, डॉक्टर साहब ने तब कहा था। दुआ कीजिएगा, साला आखिर में कहता। करूंगा कुछ और कुछ नहीं, अल्लाह हाफिज हो कहता। अल्लाह हाफिज हो जवाब देती। गुफ्तगू का ये सिलसिला पाकिस्तान आने तक जारी रहा। जब वो उनके पास बाकायदगी से जाने लगा तो ये सिलसिला खत्म हो गया। लाहौर आने के बाद वो बाकायदगी से उनके पास जाने लगा तो उसे उनके पास सुकून मिलता था। सिर्फ उनके पास गुजरा वक्त ऐसा होता था जब वो कुछ देर के मुकम्मल तौर पर अपने डिप्रेशन से आज़ादी हासिल कर लेता था। बाज़ दफ़ा उनके पास खामोश बैठे बैठे बेख्तियार उसका दिल चाहता उनके सामने वो सब कुछ उगल दे जिसे वो इतने सालों से अपने अंदर जहर की तरह भरे फिर रहा था। पछतावा, एहसास जुर्म, बेचैनी, बेबसी, शर्मिंदगी, निदामत, हर चीज़। फिर उसे खौफ पैदा होता। डॉक्टर सब्ताली उसको पताने की नज़रों से देखेंगे, उसकी हिम्मत दम तोड़ जाती। डॉक्टर सब्ताली अबहम को दूर करने में कमाल रखते थे। उनके पास खामोश बैठा रहता, सिर्फ सुनता, सिर्फ समझता, सिर्फ नतीजे अक्स करता। कोई धुंध थी जो छुट रही थी, कोई चीज़ थी जो नजर आने लगी थी। जिन सवालों को कई सालों से सर पर बोझ की सूरत में ले फिर रहा था, उनके पास उनके जवाब थी। इस्लाम को समझकर सीखे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी वसअत है। ये तंग नजरी और तंग दिली का दीन नहीं है, नहीं उन दोनों चीज़ों की इसमें गुंजाइश है। ये मैं से शुरू होकर हम पर जाता है, फर्ज से माशरे तक। इस्लाम आपसे ये नहीं कहता है कि आप 24 घंटे सर पर टोपी, हाथ में तस्बीह, हर जगह मसल्ला बिछाए बैठे रहे, हर बात में उसके हवाले देते रहे। नहीं, ये तो आपकी ज़िंदगी से, आपकी अपनी ज़िंदगी से हवाला चाहता है। एक तो आपसे रास्तबाज़ी और पालसाई का मुतालबा करता है, दियानतदारी और लगन चाहता है, इखलास और इस्तिकामत मांगता है, एक अच्छा मुसलमान मांगता है। एक अच्छा मुसलमान अपनी बातों से नहीं, अपने किरदार से दूसरों को मुतासिर करता है। सलार उनकी बातों में एक छोटे से रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर रहता, फिर घर आकर भी सुनता रहता। उसे एक रहबर की तलाश थी। डॉक्टर सब्त अली की सूरत में उसे वह रहबर मिल गया था।